हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। फॉरेस्ट किसी भी कंट्री के लिए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो जो इससे हमें सर्विसेज मिलती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविजनिंग सर्विसेज जिसमें हम फूड मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर सकते हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज जैसे कि फ्लड कंट्रोल, एयर प्यूरिफाई करने में, इसके साथ साथ जो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल, जहाँ पे इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, रिक्रिएशनल पर्पस भी है, एवं उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, इन सारे सर्विसेज का अगर आप मॉनेटरी वैल्यू देखो तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस में जाता है। तो आज के टाइम में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बढ़ती हुई आबादी और विकास दोनों में हमें एक बैलेंस रखना है। सो अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें इसी संदर्भ में, तो ये सिंपली एक रिकॉर्ड नहीं है, बट इसके पीछे जो गवर्नमेंट की विजन रही है अपने इस फॉरेस्ट रिसोर्स को कंजर्व करने का, एवं उनके जो एफर्ट्स रहे हैं, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। तो आज का सेशन 31वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रख के किया गया है। 18th जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है एवं इसके साथ साथ जो बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इन दोनों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के सेशन में मैंने कवर किया है। कोई और चाहे तो आप अपने कोई इस नोट्स को अपने किसी मटेरियल से सप्लीमेंट कर सकते हैं, बट इस एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी मुझे लगा उतना मैंने आज के सेशन में इंक्लूड कर लिया है। सो विद दिस नोट लेट अस बिगिन आवर सेशन एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ कुमार सौरभ। आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर इन द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जो भी मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी मैंने सीखा है या जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो आज के सेशन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसका कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है उसे हमने समझने की कोशिश की है कि ये रिपोर्ट होता क्या है, किस बेसिस पे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा 18वां एडिशन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का। ये दो वॉल्यूम में ये दो वॉल्यूम में रिलीज होता है। वॉल्यूम 1 जो कि नेशनल लेवल पे असेसमेंट होता है, ये नेशनल लेवल पे असेसमेंट किया जाता है। फिर ये स्टेट स्पेसिफिक रीजन वाइज असेसमेंट है जो कि वॉल्यूम 2 में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये प्रिपेयर कौन करता है? एफएसआई, भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, और ये एक द्विवार्षीय बेसिस पे इसको प्रकाशित किया जाता है। दिस इज अ बाइनियल, पब्लिश्ड ऑन बाइनियल बेसिस। 1987 में हमारा पहला रिपोर्ट आया था और ये हमारा 18th है जो कि 2023 का रिपोर्ट है। प्रेजेंट हमारा दिसंबर 2024 में किया गया था। ऑलराइट, तो ये हमारा 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, दो वॉल्यूम में करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे प्रिपेयर करता है और रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और इसका जो प्रिपरेशन है इसको कैसे करते हैं? ये रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है एवं जो फील्ड सर्वे करते हैं उसके बेसिस पे इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर ये रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है हमारे देश में जो फॉलो किया जाता है। तो फॉरेस्ट है इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज और ऑनरशिप, ट्री पैचेस मेजरिंग 1 हेक्टेयर और मोर विथ अ मिनिमम कैनोपी कवर ऑफ 10% आर काउंटेड एज फॉरेस्ट इन इंडिया। इसको मैं आसान शब्दों में समझाता हूं। सपोज सपोज ये हमारा 1 हेक्टेयर का पीस ऑफ लैंड है, इस पे हमारे जो भी ट्री है,
तो सबसे पहले कि ट्री की कैनोपी जो इस पैच ऑफ लैंड का एरिया कवर कर रहा है वो मोर देन 10% होना चाहिए, तभी वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। फिर फॉरेस्ट में हमारा अलग अलग कैटेगरी है। वन इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, other twos are moderately dense forest and open forest। अगर ये हमारा ओपन फॉरेस्ट 10 से 40% का एरिया कवर कर रहा है तो ये हमारा ओपन फॉरेस्ट में आएगा। अगर 40 to 70% एरिया कवर कर रहा है तो ये हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा। और अगर मोर देन 70% एरिया का कवरेज है ट्री के कैनोपी के द्वारा उस पीस ऑफ लैंड पे, तो वो हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। तो यही हमारा डेफिनेशन है। वेरी डेंस फॉरेस्ट 70% से ज्यादा होना चाहिए, डेंस फॉरेस्ट 40 से ज्यादा लेकिन 70 से कम होगा, ओपन 10 से 40 के बीच में, और जो भी 10 से नीचे आ रहे हैं वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। नाउ फॉरेस्ट और अगर इसके बारे में बात करें तो देखो, जैसे फॉरेस्ट मैंने डिस्कस किया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। अगर आप आर्टिकल 48 देखो या फिर हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी 51AG, वहाँ पे भी हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करी गई है। इसके साथ साथ अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। तो इसलिए भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के साथ साथ बहुत सारे लेजिस्लेशन भी हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, तो एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी है जो कि हमें ये मोटिवेट करता है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें, और ये एक सबका मोरल ड्यूटी भी होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द 18th इंडिया ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, हमने समझ लिया कि फॉरेस्ट कहते किसे हैं, फॉरेस्ट के जो अलग अलग टाइप हैं, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एज वेल एज वेरी डेंस फॉरेस्ट। नाउ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो यहां पे दो चीज याद रखना है, एक तो फॉरेस्ट है, दूसरा ट्री कवर है। ऑल राइट, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो हमारा इंक्रीज हुआ है इतने किलोमीटर स्क्वायर से। जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये परसेंटेज, यानी जो अभी हमारा कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट हमारा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इट इज 25.17%। और एक जहां पे एक बेहतर जो इकोसिस्टम, जहां पे बैलेंस जो हम क्रिएट करने की बात करते हैं, उसके लिए किसी भी कंट्री में एटलीस्ट 33% का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब इसी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो 21.76% है। अगर आप ये दो फिगर भी याद रखते हो तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ट्री कवर आ जाएगा। ठीक है, यानी फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है 21.76, ट्री कवर 3.41%। ये दोनों को सम करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो कोई भी दो आप इसमें से फिगर याद रख सकते हैं तो आप थर्ड फिगर पे पहुंच जाएंगे। तो उसी को हमने यहां टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है। आप देखें यहां पे हमारे क्लास कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फिर स्क्रब जिसे हम झाड़ी भी कहते हैं, नॉन फॉरेस्ट गैर वन क्षेत्र, और जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री उसके बेसिस पे है ये।
तो ये सारा फिगर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बस आपके रेफरेंस के लिए है। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर इंक्रीमेंट की बात करें, तो ये जो हमारा इंक्रीमेंट, द कंट्री फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड बाय दिस मच 1445 किलोमीटर स्क्वायर with 156.41 किलोमीटर स्क्वायर राइज इन द फॉरेस्ट कवर। यानी जो हमारा वृद्धि हुआ है वो ट्री कवर में ज्यादा हुआ है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट कवर में है वो आपको याद रखना है 156 के अराउंड। यानी आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट कवर वन आवरण में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 156.41 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा कहां पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंबाइंड हुआ है, आप देखोगे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान, उड़ीसा, फिर राजस्थान। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और फिर राजस्थान। एक्चुअली सोचने की बात यह हो सकती है कि चलो छत्तीसगढ़ में तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, बट यूपी जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड है, तो फिर यहाँ पे कैसे ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने ट्री कवर की बात करी है, तो ये चीज़ आप फॉरेस्ट वाले में नहीं ऑब्जर्व करोगे, लेकिन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वाले में आया है। यानी बहुत सारे जो गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल जो हम अर्बन एरियाज में प्लांटेशन ड्राइव जो चला रहे, जो अफॉरेस्ट्रेशन का एक्टिविटी है, या फिर रूरल एरियाज में जो भी हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के कारण जो भी हमारा ट्री कवर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए यूपी ओवरऑल रैंकिंग में देखोगे तो सेकेंड रैंक पे यहाँ है। तो मैक्सिमम इंक्रीज ट्री एंड फॉरेस्ट दोनों को आप अगर कंबाइंड देखोगे तो छत्तीसगढ़ पहले पायदान पे है, सेकेंड प्लेस पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट कवर वन आवरण में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो मिजोरम में हुई है, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट की अगर बात करें तो मिजोरम, फिर गुजरात, तब उड़ीसा। अगर ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कंबाइंड बात करें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। अगर सबसे जो कमी आई है वो कहां पे आया है, सबसे ज्यादा कमी वो है हमारा मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद कर्नाटक में। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ आई है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कौन से स्टेट्स में आई हैं। सिर्फ फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आया है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है, कमी कहाँ दर्ज करी गई है। नाउ जो एरिया वाइज अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वो कौन से हमारे टॉप 3 स्टेट है जहां पे हमारे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। यानी अगर एरिया वाइज हम चले तो सबसे ज्यादा हमारा फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। वही अगर आप परसेंटेज के टर्म में बात करें, यानी जो किसी स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, तो परसेंटेज के टर्म में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा लक्षद्वीप में है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में है और अंडमान एंड निकोबार में। यानी दो हमारे यूटीज हैं, एक तो लक्षद्वीप हो गया, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। तो आपको स्टेट वाला याद रखना है मिजोरम, और ओवरऑल पूछता है तो लक्षद्वीप।
19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ओवरऑल, उनका जो फॉरेस्ट कवर है 33% से ज़्यादा उनका जोग्राफिकल जो एरिया पे जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है उनका 33% से ज़्यादा है। ऐसे हमारे 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। कार्बन स्टॉक की बात करें तो वो हमारे देश का जो कार्बन स्टॉक है वो एस्टिमेटेड है लगभग 7,285 मिलियन टन्स, जो इसमें बढ़ोतरी हुई है 81.5 मिलियन टन्स का, अगर कंपेयर करें जो हमारा 2021 का जो रिपोर्ट है। ऑलराइट, यानी कार्बन स्टॉक 2021 के मुकाबले 81.5 मिलियन टन से बढ़ा है और उसका जो प्रेजेंट एस्टिमेट है कार्बन स्टॉक का 7,285.5 है मिलियन टन्स में। अब आते हैं मैनग्रूव्स कवर पे। जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जैसे कामचत्का पेनिनसुला में अभी जो अर्थक्वेक आया उसके वजह से जो सुनामी अलर्ट जारी किया गया, तो अगर सोचो कि ऐसे नेचुरल बैरियर्स हमारे हों तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करता है। इसीलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज मैनग्रोव कवर जो है फिलहाल वो 4,991 स्क्वायर किलोमीटर है। आप इसको राउंड फिगर में 4992 भी याद रख सकते हैं, जो कि अपने जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। ये फिगर आपको याद रखना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। 4992 एंड 0.15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। 2021 के रिस्पेक्ट में इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, उसमें कमी आई है लगभग 7.5 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। लगभग 7.43, ये याद रखना भी आसान है, 4 + 3 7, तो 743 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये आपको याद भी रहेगा। तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर से मैनग्रोव के फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। गुजरात में सबसे ज्यादा कमी आई है, ठीक है, मैनग्रोव आवरण में 36.39 स्क्वायर किलोमीटर से डिक्रीज हुआ है। वहीं अगर आप आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करोगे तो वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है 13.01 एंड 12.39 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ग्रुप हमारा 0.15% है जोग्राफिकल एरिया का, उसमें नेट डिक्रीमेंट हुआ है। गुजरात में कमी आई है, वहीं पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ोतरी हुई है, और ओवरऑल 2021 के मुकाबले हमारा 7.43 स्क्वायर किलोमीटर से मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेस्ट फायर है वो उत्तराखंड में आया है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो आपको ये याद रखना है कि फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। अब जो मैंने जैसे डिस्कस किया कि फॉरेस्ट रिपोर्ट का 2 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम नेशनल लेवल असेसमेंट करता है, जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें हम स्टेट स्पेसिफिक जो डेटा है उसकी स्टडी करते हैं। तो जो बिहार रिलेटेड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हमारा वॉल्यूम 2 का पार्ट है, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 71वीं बीपीएससी या फिर आने वाले और भी एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाएंगे या फिर बिहार में किसी और बॉडी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए भी ये जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिहार में वन आवरण की बात करें तो जो फॉरेस्ट कवर है वो 7,534 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, 7534 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अपने जोग्राफिकल बिहार स्टेट के जोग्राफिकल एरिया का 8% है। ये फिगर आपको याद रखना है, चूंकि फैक्ट्स कभी ज़्यादा पूछ सकती है बीपीएससी, तो आपको ये फिगर भी याद रखना चाहिए। 7,534 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि जोग्राफिकल एरिया का 8% है। जो टोटल ट्री कवर है
वो 2731 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.7% है। यानी ट्री एंड फॉरेस्ट कवर की अगर आप बात करो तो ये टोटल हमारा 10.7% आएगा, जिसमें से 8% हमारा फॉरेस्ट कवर है एंड 2.7% ट्री कवर है। उसी को टेबल फॉर्म में हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और फॉरेस्ट कवर 7532 स्क्वायर किलोमीटर 8%, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 151 स्क्वायर किलोमीटर का है। ट्री कवर की बात करें तो 2371 है, 2.71% है, वो 30 किलोमीटर स्क्वायर से इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल 9903 स्क्वायर किलोमीटर 10.7%, और ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट देखें तो ओवरऑल 181 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा अगर एरिया वाइज हम बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज, तो कैमूर सबसे पहले है, फिर वेस्ट चंपारण है, और तीसरा रोहतास। यानी फॉरेस्ट कवर का एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कैमूर, वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास। सबसे कम अगर बात करें वो हमारा शेखपुरा में है, बस आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। 0.82 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और कैमूर का आप याद रख सकते हैं 1025। तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज कैमूर में है 1025 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय वेस्ट चंपारण, फिर उसके बाद रोहतास है। वहीं पे अगर आप बॉटम 3 की बात करें तो उसमें सबसे जो कम है वो हमारा शेखपुरा का है, जिसका 0.82 सिर्फ किलोमीटर है। उसके बाद अरवल और बक्सर है, आपको शेखपुरा का याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद परसेंटेज एरिया की टर्म में अगर हम बात करें तो जो हमारा परसेंटेज वाइज है वो भी कैमूर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद जमुई में है, फिर मुंगेर में। तो आपको अगर परसेंटेज वाइज या फिर एरिया वाइज दोनों में कैमूर का सबसे ज्यादा है। अगर वहीं पे सबसे कम की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज हमारा शेखपुरा है, और परसेंटेज वाइज भी शेखपुरा है। यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों ही कॉमन है। सबसे ज्यादा हमारा कैमूर, सबसे कम शेखपुरा। अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा वेस्ट चंपारण में है डेंस फॉरेस्ट, यानी जिसका जो कैनोपी है वो मोर देन 70% है, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आएगा। और इसके हिसाब से अगर हम वेरी डेंस यानी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो चूंकि डेंस लिखा है तो हम इसको मोर देन 40% ही एज्यूम करके चलेंगे। हालांकि जो वेस्ट चंपारण का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप कभी जाएंगे तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में ही आएगा, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में है, फिर मुंगेर और जमुई में है। लेकिन जो याद रखने वाला है वो आपको सबसे ज्यादा ही याद रखना है, ये तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए कि सबसे ज्यादा कहाँ है। अगर ओपन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, यानी जो 10 से 40% का है, ठीक, ओपन फॉरेस्ट हमारा कैमूर में है। मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहां हुआ है वो भागलपुर में है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको यहां ये तीनों पॉइंट रिवाइज करा देते हैं। अगर घने वन की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा पश्चिम चंपारण है। ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन क्षेत्र की हम बात करें तो कैमूर में है। कैमूर जैसा हमने अभी डिस्कस किया, परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा कैमूर में है। ओपन अगर फॉरेस्ट की बात करें तो वो भी कैमूर में है।
लेकिन वहीं अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में है। अगर कार्बन स्टॉक की बात करें अपने बिहार में, तो ये 58,451 किलो टन्स हैं। ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर कहाँ? वेस्ट चंपारण में ही देखा गया है। ठीक है। इसके साथ हमने आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं ये जो पीपीटी है, सिविल्स जर्नी का टेलीग्राम लिंक है, मैं आपको और दूसरे लेक्चर में मैंने वहाँ शेयर किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि सिविल्स जर्नी की टीम एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो 71st बीपीएससी को ध्यान में रख के उसके पैटर्न पे ही, जो पिछले 5 सालों में बीपीएससी का पैटर्न रहा है, उसके बेसिस पे ही एक पैटर्न डिवाइस करके जो कि स्ट्रिक्टली बीपीएससी को फॉलो करेगी। बीपीएससी के पाले में ही गेंद है, वो जैसे खेलना चाहे खेल सकती है। हमारा काम है खुद को ऐसा प्रिपेयर कर लेना कि बीपीएससी जैसा भी पूछे हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर हो सकें। तो मैं आप लोगों से ये अपील भी करूंगा कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ मैंने पर्सनली उनसे ये अपील भी की है कि जो बच्चे 71st बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उन्हें मैं पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस और इंटरव्यू के लिए भी गाइड करूंगा। इसी नोट के साथ इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।